नमस्कार। स्टैटिक जीके के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत चर्चा करेंगे इतिहास के कुछ मुद्दों के बारे में। और इसमें आज हम जो राज्यसभा होती थी वहां पे जो साहित्यकार हुआ करते थे इससे संबंधित भी हम चर्चा करेंगे आज के अपने इस लेक्चर में। तो आइए सीधे चर्चा करते हैं अपने मुख्य पॉइंट पर। इसको पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मुद्दे चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहला जो हमारा मुद्दा होगा ये होगा टाइम पीरियड। तो हम देखेंगे आखिर जो भारतीय इतिहास का कालक्रम रहा है जिसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे जो पोइट हुआ करते थे, जो कवि हुआ करते थे महत्वपूर्ण, हम इनसे संबंधित चर्चा करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इस चर्चा को पूरा करेंगे क्योंकि ये जो कोर्ट हुआ करते थे पोइट्स, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किताबें लिखी हुई हैं। ये किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने वाले यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए तो आइए चर्चा करते हैं आज की। हम टाइम पीरियड को सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड को अगर देख लें तो भारत का जो टाइम पीरियड है हम जानते हैं ये जो इतिहास का टाइम पीरियड है हम पुरा पाषाण काल से देखते हैं। जब हमने इतिहास पढ़ा था तब हमने इसके बारे में बेहतर बात की थी। जो इतिहास का जो कालक्रम होता है, समय चक्र होता है, इसको हमने बहुत ही लंबे भाग में बांटा था। हमने इसमें पुरा पाषाण काल की बात की थी, हमने इसमें मध्य पाषाण काल की बात की थी, हमने इसमें नव पाषाण काल की हमने बात की थी। इस तरीके से आप देखेंगे हमने पूरे जो इतिहास से पहले का समय होता है, जो पुरा पाषाण काल होता है, हमने इसको बांटा था। तो पुरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें एक था पुरा पाषाण, इसमें था मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा था नव पाषाण काल। जो पुरा पाषाण की अगर हम बात करें तो हमने इसमें देखा था जो पुरा पाषाण काल है ये करीब आप देखेंगे 10,000 ईसा पूर्व तक हमने देखा था। इसको प्राचीन काल से हमने 10,000 ईसा पूर्व तक देखा था, ईसा पूर्व तक पुरा पाषाण काल को। और जो दूसरा काल है इसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल है। मध्य पुरा पाषाण काल हमने इसके पुरा पाषाण काल के एग्जाम्पल भी देखे थे, जिसमें कुल्हाड़ी, हस्त कुठार इत्यादि इत्यादि औजार यहाँ पे मिले हुए हैं। जिसमें हमने ये भी देखा था इसमें कुछ हमने जगह भी देखी थी जैसे कश्मीर था, राजस्थान, बेलन घाटी जो मिर्जापुर में है, भीमबेटका गुफाएं, तो यहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हुए। इस तरह मध्यपुरा पाषाण काल हमने देखा था 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व, 4,000 ईसा पूर्व हमने ये भी देखा था। इसके अतिरिक्त हमने देखा था नवपाषाण काल, नवपाषाण, ठीक है। तो 9,000 से ये हमने देखा था 1,2500 ईसा पूर्व के आसपास। और हमने इसकी अलग अलग तिथियां हमने देखी हैं, हर जगह इसकी अलग तिथियों की पर बात होती है, ठीक है। तो ये नवपाषाण काल तक हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कुछ देखी थी जो शुरू हुई थी। लेकिन ताम्रपाषाण संस्कृतियों के पहले हमारे देश में एक विलक्षण अवधारणा उत्पन्न हुई थी जिसको क्या कहा गया, हड़प्पा संस्कृति कहा गया। हड़प्पा संस्कृति को आप देखेंगे तो ये एक ऐसी संस्कृति थी जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से पहले शुरू हुई। और इसको क्या बोला जाता है, इसको कांस्य सभ्यता भी बोला जाता है। तो आप देखेंगे टेक्निकली अगर तकनीकी रूप से समझें तो दुनिया में पहले ताम्र सभ्यताएं आई, फिर कांस्य सभ्यता आई, क्योंकि कांस्य जो बनता है ये तांबे को मिलाकर ही तो बनता है, तांबा प्लस टिन के मिश्रण से कांस्य बनता है। तो दुनिया में पहले ताम्र संस्कृति आई, फिर कांस्य सभ्यता आई। लेकिन भारत में इसका उल्टा हुआ। करीब 2500 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे कांस्य सभ्यता आई। 1750 सब लोग अलग अलग इसका कालक्रम मानते हैं, तो इसके कालक्रम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर इसके कालक्रम आप अगर समझना भी पाए चाहे तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम 2300 से 1750 माना जाता है, ठीक है, ईसा पूर्व, ये याद रखिएगा। इसके बाद में बहुत सारी ताम्र संस्कृतियां आई। ताम्र संस्कृतियां आप देखेंगे इसमें आहार संस्कृति हो जाएगी, 2800 से 15 ईसा पूर्व तक चली थी। कायथा हो जाएगी, प्रभास संस्कृति हो जाएगी, मालवा हो जाएगी, रंगपुर हो जाएगी, जारवे संस्कृति हो जाएगी। इस तरह तमाम संस्कृतियां आई। आप देखेंगे झूकर झांगर संस्कृति आई, तो ताम्र संस्कृति आई। तो ये सब किसकी, ताम्रपाषाण काल आया। अब इसके बाद में आप देखेंगे ये तीसरा कालक्रम हो गया। चौथा कालक्रम देखेंगे तो इस बार वैदिक काल शुरू हो जाएगा, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये आ जाएगा पूर्व वैदिक काल। और फिर इसी में आप देखेंगे 1000 ईसा पूर्व से आप देखेंगे 600 ईसा पूर्व तक, तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे उत्तर वैदिक काल प्राप्त होगा। तो ठीक है, ये समझिएगा। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड देखा आपने, इंडस सिविलाइजेशन देखा 2500 बीसी से 1750 बीसी, वैदिक कल्चर 1500 से 600 बीसी हो गया। इसमें पूर्व वैदिक काल भी शामिल है, उत्तर वैदिक काल भी शामिल है।
ये दो भाग में हम क्यों विभाजित करते हैं? क्योंकि इस मतलब काल के अंतर्गत आप देखेंगे 1500 से 1000 तक जो ढांचा था ये बिल्कुल अलग था, समाज का हर सारी चीजें अलग थी। और जबकि 1000 से 600 बीसी का जो काल है, इसमें कई कुप्रथाएं आ गई, कई सांस्कृतिक परिवर्तन आए, बहुत सारे परिवर्तन आए, जाति व्यवस्था आ गई, वर्ण व्यवस्था आ गई। इस तरीके से आप देखेंगे ये वैदिक पीरियड को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे जो छोटे छोटे दल हुआ करते थे, जो ऋग्वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, इन्होंने आगे चल के राज्य जैसी संरचना बनाना शुरू कर दिया, सेनापाल रखनी शुरू कर दी, खुद राजा जैसे बनने लगे, दंड देना शुरू कर दिया, इसके अलावा कर लेने लगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे राज्य जैसी संरचना शुरू हो जाती, तो जो आगे चल के हमें महाजनपद के रूप में दिखाई देती है। इसलिए वैदिक कल्चर, वैदिक पीरियड को दो भागों में हम बांटते हैं। महाजनपद काल, तो आप देखेंगे महाजनपद काल के बारे में आप देखेंगे तो 600 से करीब 400 बीसी या फिर 322 बीसी ही ले लें हम, तो इसके दौरान महाजनपद काल आता है। इसमें देखते हैं आप 16 महाजनपद होती हैं जो अंगुत्तर निकाय के अनुसार है, जिसमें से जो मगध महाजनपद होता है बिहार वाला, बिहार के पास, इसके पास प्रचुर संसाधन होते हैं। दूसरी लौह क्रांति आ जाती है, दूसरी औद्योगिक क्रांति हो जाती है, लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं मगध साम्राज्य सबसे बड़ा अपना रूप धारण कर लेता है और पूरे जो भारत का उपमहाद्वीप है इस पर कब्जा कर लेता है लगभग लगभग। तो इस तरीके से आप देखते हैं महाजनपद काल महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप देखते हैं कुछ राजवंशों को देखते हैं, इसमें हर्यक वंश को हम देखते हैं, इसमें नाग वंश को देखते हैं, इसमें हम नंद वंश को देखते हैं, और आखिरकार नंद वंश को समाप्त करके मौर्य एम्पायर आता है या फिर मौर्य काल आता है। आप देखें कि 322 से 185 तक चलता है, बृहदत्त की मृत्यु तक चलता है। जो सम्राट चंद्रगुप्त थे वो इसको मौर्य एम्पायर को खड़ा करते हैं और आखिरकार बृहदत्त के बाद ये एम्पायर खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें शुंग शासक जो थे पुष्यमित्र शुंग, इनका वध कर देते हैं। ठीक है, इसी काल में एक महत्वपूर्ण शासक था अशोक, जिसने, हमने इतिहास में अशोक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, किस तरीके से उसने सॉफ्ट नीति का सहारा लिया। चाणक्य जो स्ट्रेटजिक रणनीति की बात करते थे, रणनीति और बल बढ़ाने की बात करते थे, अशोक सॉफ्ट पावर की बात करते थे, धम्म की बात करते थे। तो हमने देखा था कि किस तरीके से अशोक एक महान शासक है। अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर कहा जाए कि भारतीय इतिहास में दूसरा स्वर्णकाल अशोक का काल था, तो ये बिल्कुल सही बात होगी। आपने देखा स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है, उसके हमने कारण बताए थे, वहां पे फिर से बताएंगे, लेकिन दूसरा स्वर्णकाल अशोक के काल को भी कहा जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था अपने आप में। इसके बाद पोस्ट मौर्यन शुरू हो जाता है, यानी मौर्य जब खत्म हो जाते हैं तो पोस्ट मौर्यन शुरू हो जाता है। इसमें आप देखेंगे जो भारत है, इसमें जो उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमणकारी आ जाते हैं, इसमें शक शासक आ जाते हैं, यूनानी आ जाते हैं, इसमें पार्थियन आ जाते हैं, इसमें कुषाण आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये लोग लगातार आक्रमण करना शुरू कर देते हैं भारत पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे नई मूर्ति कला का विकास होगा भारत में। इसके अलावा भारत के कल्चर में परिवर्तन होगा। भारत में ये लोग आएंगे तो इनके साथ कुछ विद्वान आएंगे जिनका हमें उल्लेख मिलता है आज भी, जैसे कि एक ऐसा ही शब्द मिलता है जो यूनानी साहित्यकार है, उनसे हमें एक शब्द मिलता है सेंड्रोकूटस। इस सेंड्रोकूटस का मतलब क्या है, इसका बाद में अर्थ निकाला गया चंद्रगुप्त मौर्य। जिस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था, यूनानी नाम था सेंड्रोकूटस। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमको ये सब फायदा मिलता है, उस काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा भारत में नई तरह की चीजें आती हैं, नई तरह की विद्याएं आती हैं, तो ज्योतिष आता है। तो आप देखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण काल है। इसके अलावा भारत में भी कुछ राज्य पनपते हैं, जैसे यहाँ पे शुंग शासक पनपते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सातवाहन शासक पनपते हैं दक्कन में। ये सातवाहन शासक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने शीशे की भी मुद्राएं चलाई हुई थी। आप देखेंगे वहां पे शीशा प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश के आसपास, यहाँ पे दक्कन में। तो इस तरीके से उन्होंने शीशे की मुद्राएं चलाई थी, इसलिए ये शासक भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आप कुषाण शासक भी आएंगे यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत में। तो आप देखेंगे सोने की मुद्राएं चलाएंगे। वो जो चीन का वन बेल्ट वन इनिशिएटिव था, इसको पहले रेशम मार्ग बोलते थे, रेशम मार्ग से कर वसूलते हैं कुषाण शासक कनिष्क। और इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति भी होती है। तो पोस्ट मौर्यन काल भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 185 से 319 एडी चलता है ये। इसके बाद 319 एडी के बाद गुप्त काल शासक आ जाते हैं, और आप देखेंगे गुप्त शासक एक बहुत लंबे टाइम तक शासन करते हैं। यहाँ में इस
इस जो साम्राज्य था, इस ये जो डायनेस्टी थी, इसमें शासक होता है समुद्रगुप्त। आप देखेंगे ये लगभग पूरे भारत में विजय प्राप्त कर लेता है और पूरे भारत को जीत लेता है। इसी में एक महत्वपूर्ण शासक होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी कथाएं भी मिलती है, इसके बारे में साहित्यिक साक्ष्य भी बहुत सारे प्राप्त होते हैं, मुद्रा राक्षस से प्राप्त होते हैं और भी अन्य से हमें मुद्रा राक्षस के अलावा हमें और भी अन्य विशाख दत्त की रचनाओं से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसकी अतिरिक्त जो इसने नवरत्न रखे हुए थे अपनी सभा में, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। कालिदास जैसे विद्वान इसकी सभा में रहते थे, तो इसलिए ये शासक भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी गाथाएं ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके अलावा एक शासक था कुमारगुप्त प्रथम। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। इसके अलावा और भी इसमें शासक हुए हैं, जैसे कुमारगुप्त हुआ, कुमारगुप्त प्रथम हो गए इसमें, और अन्य शासक भी हैं जिन्होंने भारत में कई सारे आक्रमण भी रोके। इसलिए गुप्त पीरियड हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है क्योंकि आप देखेंगे इस काल में जो मूर्ति कला थी ये चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। मूर्ति कला बहुत ज्यादा इसमें विकसित हो गई। इसमें आप देखेंगे चित्रकला जो थी ये बहुत ज्यादा विकसित हुई। इसमें अजंता एलोरा में इसके चित्र भी पाए जाते हैं। इसके अलावा देखेंगे इस काल में जो मुद्रा थी ये भी बहुत शानदार बनने लगी। आपको याद होंगे समुद्रगुप्ती बीड़ा बजाती हुई मुद्रा, तो यहाँ पे स्वर्ण मुद्राएं बहुत अच्छे से चालू हो गई। इसके अलावा जो व्यापार था इस काल में, तो व्यापार अपनी उन्नति पर था। इसका हमें उदाहरण मिलता है प्लिनी नामक एक लेखक का, जो रोमन साम्राज्य का लेखक था। इस लेखक ने आंसू बहाए। इसने कहा है कि हमारे देश से छन छन का मुद्रा बाहर चली जाती है और बाहर से हमें क्या मिलता है? लौंग इलायची मिलती है, काली मिर्च मिलता है। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। तो आप देखेंगे चहुमुखी विकास हुआ है गुप्त काल में, इसलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है भारतीय इतिहास का। इसके अलावा आपको शुरुआती मंदिर के साक्ष्य भी देखने को मिलेंगे, जैसे दशावतार मंदिर, नचना कुठार इत्यादि। तो ये शुरुआती मंदिर के साक्ष्य इस काल में मिलते हैं गुप्त एम्पायर के टाइम में। ठीक है। और फिर इसके बाद आता है पुष्ट गुप्त काल। इसका मतलब क्या है? इसमें हर्षवर्धन नाम का एक मुख्य शासक होता है इस काल में। ये हर्षवर्धन शासक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरे उत्तर भारत को संगठित एक बार फिर से कर देता है गुप्त साम्राज्य के खत्म होने के बाद। और हालांकि ये हार जाता है, ऐसा एक वर्णन भी मिलता है। एक दक्षिण के शासक से हार जाता है ये, एहोलावी लेख में उसका वर्णन मिलता है हमें। पुलकेशिन द्वितीय से हार जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है। इसके बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। आप देखिए कि परमार, चालुक्य और परमार हो जाएंगे, आपके गुर्जर प्रतिहार हो जाएंगे, चहमान हो जाएंगे, आप देखेंगे बुंदेले हो जाएंगे, आप चंदेल हो जाएंगे। इसके अलावा राजपूत हो जाएंगे, राजपूत वंशज हो जाएंगे बहुत सारे। और आप देखेंगे दक्षिण भारत में भी जब बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य जो थे चालुक्य जैसे खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी होयसल हो जाएंगे। और भी पांड्य वगैरह तो बहुत पहले ही थे, और भी अनेक राज्य हो जाएंगे, काकतीय हो जाएंगे। तो आप देखेंगे इस तरीके से भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। हर्षवर्धन मतलब ये उत्तर गुप्त काल खत्म होते होते, और यहाँ से चालू होता है पूर्व मध्य काल। तो ये पूर्व मध्यकाल की शुरुआत होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो पूर्व मध्यकाल तक हमने चर्चा की और इसके टाइम पीरियड की बात की। आइए अब बात करते हैं कोट्स एंड पोइट पर, जो हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि हम आज बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। क्योंकि ये जो कोट एंड पोइट है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण पता है क्यों है? क्योंकि हमें इनसे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो ये जो हम देखेंगे जो साहित्य है, तो हमें कुल मिला के बात करनी है पोइट है, यानी हमें साहित्य की बात करनी है। तो तीन प्रकार से साहित्य लिखा जाता था पहले। आप देखेंगे इसमें एक तो है वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। संस्कृत साहित्य इसमें आ जाएगा, संस्कृत। इसमें इसमें और भी आ जाएगा, इसमें प्राचीन साहित्य में पाली साहित्य आ जाएगा, जो बुद्ध का साहित्य होगा। प्राकृत साहित्य यानी जैन साहित्य आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से आप देखेंगे, एक तो ये हो गया साहित्य। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में मतलब होता है प्राचीन साहित्य। एक दूसरा होता है इसमें विदेशियों द्वारा विवरण, क्योंकि विदेशी बहुत सारे भारत में आए। अभी हमने बात की थी जब यूनानी आए थे, तो इनके साथ बहुत महत्वपूर्ण विद्वान आए थे, उन विद्वानों ने बहुत सारे विवरण लिखे हुए हैं। तो विदेशियों के द्वारा साहित्य, ठीक है, विदेशियों का विवरण। तो इस तरीके से जैसे कि मेगास्थनीज जी की देख लीजिए आप, एक महत्वपूर्ण था। तो आपका क्या हो जाएगा? विदेशी विवरण। ये दो मुख्य कैटेगरी हैं जिनको हम अध्ययन करते हैं। इसमें आप देखेंगे जो साहित्यिक सोच में देखेंगे, स्रोत में देखेंगे, इसमें आपको ब्राह्मण साहित्य मिलेगा। जैसे वैदिक साहित्य था, इसको ब्राह्मण साहित्य ही बोलते हैं। इसमें ऋग्वेद मिलता है, वेद मिलते हैं आपको, इसमें ब्राह्मण मिलते हैं आपको, इसमें अरण्यक मिलते हैं आपको, इसमें उपनिषद मिलते हैं आपको।
तो इस तरीके से आप देखेंगे महाभारत रामायण पुराण मिलते हैं, 18 पुराण हैं। इन पुराणों से हमें इतिहास की भी जानकारी मिलती है, तो इसलिए ये ब्राह्मण साहित्य हो गया। दूसरा हो जाएगा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में अगर हम देखेंगे तो इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्य पिटक देखेंगे। तो ये एक तरीके से जो त्रिपिटक है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बौद्ध साहित्य है, इससे हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है। आप देखेंगे महावंश, दीप वंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरित्र, बुद्धचर्यु भी बोला जाता है इसको, महाविभास वसुमित्र के द्वारा, जातक कथाएं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बौद्ध साहित्य में आती हैं। इसके अलावा जैन साहित्य में भी, जैन साहित्य भी महत्वपूर्ण है। जैन ग्रंथ में आप देखेंगे तो कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र, इस तरीके से जैन साहित्य में लिखा गया है। तो साहित्यिक स्रोत में आप देखते हैं बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, तो ये ग्रंथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें से जो कुछ ग्रंथ थे, ये कौन ग्रंथ है आपके किस महत्व के हैं? ऐतिहासिक महत्व के भी हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो राजतरंगिणी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जब यूरोपीय इतिहासकार हमसे बोलते हैं ना, कभी भारत की आलोचना करते हैं कि आपके यहाँ पे तो बस प्रशस्ति काव्य चलते थे, आपके यहाँ पे इतिहास लिखने का प्रचलन ही नहीं था कभी। कब था प्रचलन बताइए? जब ऐसे वो बोलते हैं तो हम उनको जवाब देते हैं, अगर हम बहुत दूर तक नजर डालते हैं तो हमको एक मिलता है कल्हड़ द्वारा लिखी हुई राजतरंगिणी। ये भारत में लिखा हुआ पहला इतिहास का उदाहरण है, सबसे पहले भारत में लिखा हुआ जिसमें हमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। तो भारत का पहला इतिहास का उदाहरण है राजतरंगिणी, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासोचंद्र की हर्षचरित है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी हुई मुद्रा राक्षस है, विशाखदत्त की अर्थशास्त्र की कौटिल्य है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। ये सब क्या है? ये ऐतिहासिक साहित्य स्रोत के ग्रंथ हैं, इनमें हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त चलती है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके अलावा कुछ राजा भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने खुद से साहित्य लिखा है, जैसे कि आप देखेंगे हाल, ये सातवाहन राजा था, इसने गाथा सप्तशती लिखी है। क्या लिखी है इसने? गाथा सप्तशती। इसके अलावा ऐसा ही एक राजा था महेंद्र वर्मन, ये पल्लव राजा है दक्षिण भारत का, इसने मद विलास प्रहसन लिखा है, मद विलास प्रहसन लिखा है। तो इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण राजा हो गए। हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन ने, इनकी 3 किताबें हर्षवर्धन की, इसकी है पहली प्रियदर्शिका, दूसरी हो जाएगी नागानंद और तीसरी हो जाएगी रत्नावली। तो इनकी 3 किताबें हैं, नागानंद, रत्नावली। इसको याद करने का तरीका भी होता है, आप पीएनआर करके इनको याद कर सकते हैं। जैसे पीएनआर जानते हैं ट्रेन में यूज होता है, तो पी से प्रियदर्शिका, एन से नागानंद, आर से रत्नावली। इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं पीएनआर करके। ठीक है। तो ये आपकी हर्षवर्धन की किताबें हो गई। इस तरीके से सोमेश्वर जो चालुक्य शासक थे, इन्होंने भी कुछ किताबें लिखी, इसमें मानसोल्लास लिखी है इसमें। ठीक है, मानसोल्लास। तो इस तरीके से आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण किताबें जो खुद राजाओं ने लिखी हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए था। इसका जरूर याद रखिएगा, जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है ये संस्कृत भाषा में है और पहली बार ऐतिहासिकता की इसमें झलक हमें प्राप्त होती है। ठीक है। और जो बुद्ध धर्म के हैं, महावंश है, दीप वंश है और बौद्ध ग्रंथ है, दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है। ये ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी, जो हमने इसकी बात की थी यहाँ पे, बौद्ध में ललित विस्तार। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए कुछ और ग्रंथों की हम बात कर लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो इसमें आइए हम एक बात कर लेते हैं पहले पाणिनि का। तो अष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ है, ये किसने लिखा था? ये पाणिनि ने लिखा था। पाणिनि नामक एक बहुत ज्योतिषी थे, बहुत बड़े, इन्होंने लिखा था। ये मौर्य काल में सावर्णिक जीवन का इसमें वृतांत मिलता है, यानी ये मौर्य काल से संबंधित है, अष्टाध्यायी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह आप देखेंगे महाभाष्य मिलता है। महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है और ये पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि कौन थे? ये थे आपके पतंजलि, ये मौर्य काल में थे पतंजलि। तो ये जो शुंग शासक के काल में थे पतंजलि। तो शुंग काल में थी पतंजलि, जो पुष्यमित्र शुंग था इसके काल में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये राजनीतिक पर आधारित ग्रंथ है। किस पर आधारित है? राजनीतिक पर। चाणक्य ने लिखा हुआ है, कौटिल्य ने लिखा हुआ है। ये मौर्य काल से संबंधित है। हम जानते हैं, ये तो सर्वविदित है कि चाणक्य, कौटिल्य
मौर्य काल संबंधित, इसमें राजनीतिक व्यवस्था का दिया हुआ है, समझाया हुआ है। इसके अलावा इसमें साप्तांग सिद्धांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साप्तांग सिद्धांत, राज्य एक साल के 7 अंग का सिद्धांत, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो बागपति थे, तो बागपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर गौड़वर है, ये आप देख रहे हैं। तो बागपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर गौड़वह नाम की पुस्तक लिखी है इन्होंने। कौन सी? गौड़वह नाम की एक पुस्तक लिखी है इन्होंने। इस तरीके से आप देखेंगे कुछ और रचनाएं हैं, जैसे हेमचंद्र के द्वारा कुमार चरित, ये जैन कवि हैं। कुमार पाल चरित, न्यायचंद्र का हम्मीर काव्य हो जाएगा। न्यायचंद्र नामक एक राजा थे, न्यायचंद्र, तो इन्होंने हम्मीर काव्य लिखा हुआ है। हम्मीर काव्य बहुत महत्वपूर्ण ये राजा है, हम्मीर काव्य। इसी तरह पद्मगुप्त नाम के एक कवि हुए, पद्मगुप्त, तो इन्होंने नवसांग चरित लिखा है, नवसांग चरित। तो इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से बिल्लाल ने भोज प्रबंध लिखा हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो संबंधित हैं। ये आप देख रहे हैं बल्लाल, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ये बल्लाल है, इनको बिल्लाल भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण है। ये बिल्हड़ नाम के एक कवि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, विक्रमादित्य चरित्र लिखा हुआ है, चालुक्य राजा है, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण है। कुछ यूनानी लेखक भी इसमें हुए हैं जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे यूनानी लेखक तो भारत में भी रहे हैं। तो ऐसे ये हेरोडोटस सबसे पहले, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। कौन सी? हिस्टोरिका। इसी तरह एक अन्य राजा है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ये राजा नहीं है, सॉरी, ये दूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके दरबार में आए हुए थे। तो इसलिए राजा नहीं है, ये दूत है। ये सेल्यूकस निकेटर जो राजा था उसके दूत थे, ठीक है, सेल्यूकस के राजदूत थे। तो इन्होंने इंडिका लिखी है। इस इंडिका जो किताब है, इसमें तात्कालीन मौर्यकालीन समाज की हमें छवि प्राप्त होती है, समाज के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। इसमें टॉलमी भी है। टॉलमी एक लेखक है जिसने ज्योग्राफी नाम की किताब लिखी है, और प्राचीन भारत के भूगोल की और वाणिज्य की जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसी तरह से स्ट्रैबो नाम का एक लेखक है, स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। तो इतने सारे हमें लेख मिलते हैं पुराने। इस तरीके से कुछ रोमन लेखक भी थे, जिसमें हमने शुरुआत में चर्चा की थी प्लिनी नामक लेखक की। ये रोमन साम्राज्य से संबंधित है और इसने एक नेचुरल हिस्टोरिका नाम की किताब लिखी है और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी दी है इसने, प्लिनी ने, ठीक है। इसी तरह कुछ चीनी लेखक भी आए, जिसमें से चीनी एक लेखक था बहुत महत्वपूर्ण, फाहियान। आपने इसका नाम सुना होगा, जब गुप्त काल हम पढ़ते हैं तब हम फाहियान का नाम सुनते हैं। तो फाहियान ने फूकोकी नाम की एक किताब लिखी है। कौन सी? फूकोकी नाम की किताब लिखी है इसने। 5वीं सदी में भारत आया हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया हुआ था। तो इस तरीके से इसने भारत के तात्कालीन गुप्तकालीन जो समाज है इसकी काफी अच्छी झलक प्रदान की है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और ये 629 ईसा में भारत आया था। इसने सीयू की नाम की किताब लिखी, उसने फूको की लिखी थी, इसने सीयू की लिखी, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा अपने अपने कंपैरिजन के साथ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये ह्वेनसांग भी एक महत्वपूर्ण यात्री था जो भारत आया था, बौद्ध शिक्षा लेने के लिए आया था। तो हर्षकालीन राजनीति के साथ इसने धर्म समाज और इत्यादि का विवरण लिखा हुआ है। इसका एक मित्र था व्हीली, उसने ह्वेनसांग की जीवनी भी लिखी हुई है, तो हमें इससे और ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह का एक व्यक्ति था इत्सिंग। तो इत्सिंग नाम का जो व्यक्ति था ये 7वीं सदी में भारत आया था, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इसने वर्णन किया हुआ है। इस तरह कुछ अरबी लेखक भी आए, हालांकि पूर्व मध्यकाल की बात हो जाएगी, लेकिन महत्वपूर्ण है, जिसमें सुलेमान हो जाएंगे। सुलेमान कौन था? ये पाले इतिहास शासकों के बारे में इसने लिखा हुआ है। ये 9वीं सदी में भारत आया था। इसी तरीके से सुलेमान, तो इसी तरीके से एक दूसरा लेखक था अलबरूनी। तो ये अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इसका समकालीन है ये।
और ये तहकीक हिंद, इसने किताब उल हिंद लिखी है। इसको तहकीक हिंदी भी बोला जाता है, किताब उल हिंद बोला जाता है, दोनों ही नाम एग्जाम में बनते हैं। तहकीक ए हिंद, ठीक है। तो ये आप दोनों याद रखिएगा। इसकी रचना की थी, इसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया हुआ है अल-बरूनी में। हालांकि इसमें बहुत सारी जो वो मिलते हैं जो वाक्यांश, ये बहुत ज्यादा काल्पनिक लगते हैं, क्योंकि इसमें लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है कि जो भारत था, इसमें जो चींटियां थी, ये गाय जितनी बड़ी थी, भैंस जितनी बड़ी हुआ करती थी। जो भारत के जो लोग हुआ करते थे, ये बहुत बर्बर हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े बाल रखते थे, जबकि ऐसा हमें कहीं और से प्राप्त नहीं होता है। तो अल-बरूनी की जो इसका काल्पनिक लगते हैं, इसके जो व्याख्यान होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। इसके अलावा तिब्बती बौद्धिक लेखक जो थे तारानाथ, इसके ग्रंथ जो है कंग्यूर और तंग्यूर, इससे भी भारतीय इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीजें थी, बहुत महत्वपूर्ण साहित्य था। तो हमने इसके बारे में चर्चा की, आज हमने बात की इसके बारे में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। हेमचंद, इसमें कुमारपाल, हम इनकी पहले ही बात कर चुके हैं। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण लेखक आपके ये सब रहे हैं। जय सिंह सूरी भी, कुमारपाल की इन्होंने चर्चा की है। आनंद भट्ट, इन्होंने वलाट सेन की चर्चा की है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासु लिखी है इन्होंने, पृथ्वीराज तृतीय के काल में थे ये। और जैनक, ये पृथ्वीराज तृतीय के काल में ही थे जैनक। तो इसके अतिरिक्त आप देखेंगे विज्ञानेश्वर नाम के एक लेखक हुए हैं, बेताक्षरा लिखा हुआ है, जीमूत वाहन लेखक हुए हैं, इन्होंने दाय भाग लिखा है। कालिदास की रचनाएं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मुद्र, ये सब इन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं। इस तरह आप देखेंगे विशाख दत्त को देखेंगे तो विशाख दत्त बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम लिखा हुआ है। मुद्रा राक्षस मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ये दोनों नाटक हैं। और देवी चंद्रगुप्तम में हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल की जानकारी मिलती है, गुप्त शासक, ठीक है। इसमें बादशाहन हमें मिल जाएगा। बादशाह ने कामसूत्र की रचना की, राजशेखर ने काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, हर विलास, बाल रामायण, भुवन कोश, इन सब की रचना की है राजशेखर ने। बाणभट्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। ये हर्ष के दरबार में रहते थे और इन्होंने हर्षचरित की रचना की है। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। बिल्हड़, इसने विक्रमांक देवचरित की बात की है, इस चरित्र लिखा हुआ है इसने। अमर सिंह ने अमर कोश लिखा हुआ है। पद्मगुप्त ने नवसांग चरित्र लिखा है। सोमदेव ने ललित विग्रह राज लिखा है। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखा है। नागसेन ने मिलिंद पन्हो लिखा है। ये नागसेन याद रखिएगा, ये मिलिंद पन्हो एक मिनांडर नाम का राजा है, तो उस पर आधारित इसने लिखा है। ये ग्रंथ मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ है। तो बराह मेहर ने बृहत संहिता लिखा है। भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरित लिखा गया है। दंडी के द्वारा काव्य दर्शन, हेमचंद्र सूरी के द्वारा कुमारपाल चरित्र, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद, जो जयदेव है ये इन्होंने गीत गोविंद लिखा था। आगे चल के राणा कुंभा नाम के एक राजा होते हैं राजस्थान के। ये जो राजा हैं, ये जयदेव की जो गीत गोविंद है इस पर टीका लिखते हैं राणा कुंभा। तो आगे चल के कुंभा का नाम भी हम देखेंगे जयदेव की गीत गोविंद के साथ। टीका यानी टिप्पणी, टीका टिप्पणी आपने सुना होगा लोग करते हैं, तो बस ये वही टीका टिप्पणी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। भास, इसने चारु दत्त स्वप्नवास दत्ता लिखा है। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया, ये गुप्त काल की रचना है। पंचतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये गुप्तकालीन रचना है। इसमें वेद व्यास का भगवत गीता, महाभारत, भृतहरि का भक्ति शतक और क्षेमन का दशावतार चरित्र, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। भृतहरि बहुत महत्वपूर्ण एक राजा हुआ करते जिन्होंने मध्य प्रदेश की गुफाओं में तपस्या की थी। इन्होंने 3 शतक लिखते हैं, 3 शतक लिखे, जैसे भक्ति शतक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीति शतक लिखा है, भक्ति शतक लिखा है, ठीक है। इनकी एक ऐसी रचना मिलती है, न दानम न शीलम न तपो न धर्म न ज्ञानम। तो इस तरीके से आपने ऐसे श्लोक सुने होंगे, ये आपको इसी में मिलते हैं, इन्हीं के लिखे हुए हैं, भृतहरि के लिखे हुए, ठीक है। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इसी काल में लिखा गया, गुप्त काल में। हरिशेन के द्वारा बृहत कथा कोश लिखा गया। वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई। कामंडक के द्वारा नीति शास्त्र लिखा गया। सुश्रुत के द्वारा सूत्र संहिता। नागार्जुन के द्वारा सत सहस्त्र का। बिहारी के द्वारा बिहारी सत्सई। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए इस काल में, तो इसलिए काल बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जयचंद्र के द्वारा हमीर देव चौहान के कार्यकाल में थे जयचंद्र, ये कवि हैं। राजनाथ द्वितीय, ये अच्युत देव राय है। इसमें आप याद रखिएगा अमुक्त मल्यादा, क्योंकि ये एक खुद ही कवि थे जो आपके कृष्ण देव राय थे, तो कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया है ये।
कृष्णदेवराय, जो आपके विजयनगर शासक थे, बहुत महत्वपूर्ण शासक थे ये, ठीक है। तुलु वंश के शासक थे कृष्णदेवराय। तो इनके द्वारा अमुक्तमाल्यादा लिखा गया, तेलुगु भाषी का ग्रंथ है, तेलुगु भाषा का ग्रंथ है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस तरीके से आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और हम किसी अन्य लेक्चर में मिलेंगे, अपने इतिहास के स्टैटिक जी को पढ़ते हुए चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक जी के लेक्चर को इसको हम कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में। नमस्कार।